दो वीडियो पहले आ चुके हैं, दो वीडियो इन्वायरमेंट से रिलेटेड पहले आ चुके हैं यूट्यूब पे। उसका जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उसके अलावा इन्वायरमेंट सीरीज का जो तीसरा वीडियो है, ठीक है, वो आएगा। चौथा वीडियो जो लेजिस्लेशन या फिर कानून से रिलेटेड था, उसमें बस हमने WPA एक 1972 को ही देखा था। रिमेनिंग के जो भी सॉलिड वेस्ट रूल 2016, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, इन सब का जो भी है वीडियो, इसको जल्दी हम अपलोड कर देंगे आप लोगों की एग्जाम की सुविधा के लिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है इन्वायरमेंट का सेक्शन, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जामों में या फिर किसी भी एग्जाम में कंपटीशन या फिर पूछा जा रहा है। और रेलेवेंट टॉपिक भी है, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट की ही समस्या विश्व समुदाय के सामने वर्ल्ड लेवल पे आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड लेवल पे देख सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं इन्वायरमेंट, देख लीजिए, दो पार्ट 1 और पार्ट 2 तो आ चुका है, ठीक है। ये पार्ट 3 है, ठीक, पार्ट 3 है। तो इसमें पहला जो था, देखिए इसमें क्या हम लोग सेक्शन लिया है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं संधियां, ठीक है। तो इसमें जो पहला सम्मेलन हुआ था रामसर सम्मेलन, ठीक है, रामसर सम्मेलन, ठीक। रामसर सम्मेलन का हुआ था 1971 में हुआ था, ठीक है। ये प्रभावी हुआ था 1975 में, ये याद रखना है। कब हुआ था? 1971 में। कब प्रभावी हुआ था? 1975 में, ठीक है। रामसर कन्वेंशन कहाँ पर हुआ था? ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पे इस कन्वेंशन को मूर्त रूप से दिया गया था, ठीक है। उसके बाद आर्द्र भूमि या नम भूमि से रिलेटेड कन्वेंशन है। आर्द्र भूमि यानी शुष्क वेटलैंड से रिलेटेड है, और इसमें इनके कंजर्वेशन, आर्द्र भूमि या नम भूमि के संरक्षण के लिए जो भी कार्य होगा, ये रामसर कन्वेंशन में इसको महत्व दिया गया है, ठीक है। कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। रामसर कन्वेंशन सबको मालूम हो गया, 1971 में भारत देश का पार्ट है, ठीक है। वर्तमान में इसमें 171 देश शामिल है, 171 पार्टियां शामिल है, ठीक है, भारत देश का हिस्सा है, ठीक। ये सब चीजें हो गई। फिर उसके बाद देख रहे हैं हाल ही में दो आद्र, एक थोड़ा करंट से रिलेटेड है, तो इसको जानना भी जरूरी है, नहीं भी जानना भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि करंट में आपको इसको ऑलरेडी पढ़ना है, ठीक है। तो दो बनाई गई हैं, ठीक, इसको याद कर लीजिए। इस समय वर्तमान में 49 साइट है, रामसर कन्वेंशन की 49 साइटें हैं इस समय भारत में, ठीक है। और ये साइट जो है बदलती रहती है। मान लीजिए कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई, वो अपना प्रपोजल देती है कि रामसर कन्वेंशन में फलाना साइट को, फलाना वेटलैंड को, फलाना पश्चिमी बिहार को आप लिस्ट करिए। तो रामसर कन्वेंशन की जो कमेटी होती है वो देखती है, फिर उसके बाद वो जो भी मानक तय किए रहते हैं, उस मानक के हिसाब से अगर वो चीजें फिट बैठ जाती हैं, तो उसको रामसर कन्वेंशन साइट में शामिल कर लिया जाता है। तो 49 के बाद कल ही, अगर आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय वर्तमान में तो 49 है, अगर कल को ही अगर कोई और एक साइट अगर उसमें इंक्लूड हो गई तो 50 हो जाएगा। तो इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हर साल की भांति हर साल 2 फरवरी को रामसर वेटलैंड डे मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 में ही रामसर कन्वेंशन को एक सम्मेलन हुआ था, जो रामसर शहर में हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद 1972 में एक स्टॉकहोम घोषणा हुई थी। पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता दे रहा हूँ। स्टॉकहोम घोषणा में हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इसमें प्रतिभाग की थी, और इंदिरा गांधी ने यहाँ पर जाकर एक बहुत अभूतपूर्व भाषण दिया था, जिस भाषण को विश्व समुदाय में हर जगह चर्चा का विषय रहा है कि पोवर्टी इज द बिगेस्ट पॉल्यूटर, पोवर्टी इज द बिगेस्ट पॉल्यूटर ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, पॉल्यूटर ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन जो हुआ था वो 5 एवं 6 जून को 2 दिन कन्वेंशन हुआ था, जो ह्यूमन इन्वायरमेंट से रिलेटेड था, मानव पर्यावरण से रिलेटेड था, 1972 में किया गया था। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे मतलब घटनाएं हुई हैं उसको बढ़ते क्रम में ले चलना। 1971 के बाद 1972 में हुआ है, उसके बाद 1973 में हुआ, फिर उससे आगे हुआ होगा, एज इट इज ये सब चलता रहेगा। देखिए, स्टॉकहोम कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस कन्वेंशन को किया गया था, या फिर सम्मेलन को कराया गया था, ठीक है। इसी से स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 होने के बाद ही तुरंत भारत सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को भी पास किया था, 1972 को। तो इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इस कन्वेंशन में 185 पार्टियां हैं, ठीक है, एवं
152 पार्टियां जो हैं इसकी सिग्नेटरीज हैं, ठीक है। सिग्नेटरी मतलब हस्तांतरित की है, जिनकी 185 पार्टियों ने इसमें प्रतिभाग किया था। आज की डेट में 185 देश हैं, ठीक है। उसके बाद ये ह्यूमन इन्वायरमेंट से रिलेटेड था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यही एग्जाम में पूछा जाएगा। मुख्य उद्देश्य स्टॉकहोम कन्वेंशन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटर के प्रयोग एवं उत्पादन पर रोक लगाना या खत्म करना, ठीक है। परसिस्टेंट का मतलब जो लगातार इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हो, लगातार इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हो, उनके उत्पादन एवं प्रयोग पे रोक लगाना है। यही है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन या कन्वेंशन, कुछ भी कर सकते हैं, 1972, ठीक है। और इसी के तहत एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का उदय भी हुआ था, जिसका मुख्यालय नैरोबी में है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूएनईपी का, जिसका केन्या की राजधानी जो है नैरोबी में है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना इसी कन्वेंशन के बाद की गई थी। तो दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, एक WPA एक्ट भारत ने 1972 में इस कन्वेंशन के बाद पारित हुआ, एक यूएनईपी की स्थापना हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 1973 में, देखिए 1971, 1972, उसके बाद 1973, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना। देखिए फ्लोरा एंड फौना का मतलब वन्य जीव एवं पेड़ पौधे, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कह रहा है कि इंटरनेट जो भी इंडेंजर स्पीसीज हैं, जो भी मतलब लुप्त प्राय होने वाली स्पीसीज है, उनको लेके एक विश्व समुदाय द्वारा सम्मेलन किया गया था। और उसमें वाइल्ड लाइफ में जैसे फ्लोरा फौना, इससे रिलेटेड जो भी ट्रेड हो रहा है, मतलब विश्व बिरादरी में जो इनको लेके ट्रेड हो रहा है, उसको रोकने के लिए एक कन्वेंशन हुआ था। इसका शॉर्ट फॉर्म है साइट्स, ठीक है। 1973 में हुआ था, और इसको मतलब ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है लुप्त प्राय मतलब इंडेंजर स्पीसीज या प्रजाति, कुछ भी कह सकते हैं, इसमें पेड़ पौधे दोनों आ जाएंगे, ठीक है। लुप्त प्राय प्रजाति का व्यवसायिक व्यापार पर रोक लगाना, मतलब मान लीजिए कि एक से एक इंडेंजर स्पीसीज है भारत में, इसका इसका ट्रेड हो रहा है, मतलब इसको इसका शिकार करके इसका विदेशों में ट्रेड हो रहा है, तो इस ट्रेड को साइट्स जो कन्वेंशन है वो रोकेगा। भारत सरकार मान लीजिए कि अगर इसकी सिग्नेटरीज है तो इसको इस पे रोक लगाएगी, रोकथाम लगाएगी। तो एक इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य लुप्त प्राय प्रजातियों का व्यवसायिक व्यापार पर रोक लगाना, ठीक है। साइट्स जो है वो प्रत्यक्ष रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों की संरक्षण नहीं करता है। प्रत्यक्ष रूप से मान लीजिए कि अगर कोई एक्स प्रजाति है तो उसको जाके उसको संरक्षण दे रहा है, ऐसा नहीं करता है, मगर अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय पर, अंतरराष्ट्रीय व्यवसायिक व्यापार पर रोक लगा के उनको संरक्षण अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान करता है, ठीक है। इसको 1973 में किया गया था, एग्जीक्यूट किया गया था, या फिर मूर्त रूप देने की कोशिश की गई थी, 1975 में प्रभाव में आ गया था, ठीक है। इसमें 3 अपेंडिक्स कर सकते हैं, या फिर लिस्ट कर सकते हैं, या फिर समूह बनाया गया था 3, 1 2 3, ठीक है। यही अपेंडिक्स जो है 1 2 3 इसमें चलता है, और यूरोप में ABCD चलता है, ABCD। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यूरोप के केस में आएगा तो ABCD बता दीजिए, अपेंडिक्स A, अपेंडिक्स B, अपेंडिक्स C, ठीक है। इसमें और विश्व बिरादरी के लिए आपका अपेंडिक्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसमें फर्स्ट में 1200 प्रजातियों को रखा गया है, सेकंड में 21,000 प्रजातियों को रखा गया है, और थर्ड में 170 प्रजातियों को रखा गया है, ठीक है। तो एक कन्वेंशन हमारा साइट्स हो गया। उसके बाद 1979, ठीक है, 1979 में कन्वेंशन ऑफ लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंड्री एयर पॉल्यूशन, ठीक है। लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंड्री कन्वेंशन जो हुआ था उसके रिगार्डिंग ये है, ठीक है। तो इसको 1979 में हस्तांतरित किया गया था, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, 1979 में हस्तांतरित किया गया था, जबकि 83 में, यहाँ पे देख सकते हैं 83 में इसको मूर्त रूप दिया गया था, या फिर ये प्रभाव में आया था, ठीक है। तो ये ट्रांस बाउंड्री का मतलब कह सकते हैं कि मान लीजिए एक ये देश है, एक ये देश है, इसमें कोई भी मतलब यहाँ पे एयर पॉल्यूशन के काजेज हो रहे हैं, तो ये इस ट्रांस बाउंड्री मतलब इसको पार करके इस देश को भी पॉल्यूटेड कर रहा है, जबकि ये देश पॉल्यूशन नहीं कर रहा है। तो उसी से रिलेटेड एक लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन का एक किया गया था, जिसमें इसका मुख्य उद्देश्य था वायु प्रदूषण को अपने देश में कम करना, ठीक है। तो ये चीजें थी, ठीक। तो इसको बहुत ज्यादा इसमें कुछ था नहीं, तो ये चीजें हो गई। उसके बाद जो अगला है 1982 में नैरोबी घोषणा हुई थी, ठीक है। स्टॉकहोम 1972 में हुआ था सम्मेलन या फिर कन्वेंशन जो भी था, तो उसी के 10 साल बाद नैरोबी घोषणा की गई थी। नैरोबी घोषणा में
मेनली ये देखा गया था कि जो भी सतत विकास प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक जो पर्यावरण रणनीतियां तैयार की गई थी, उसमें एक विशेष आयोग का निर्माण किया गया या परिकल्पना की गई थी। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, एक विशेष आयोग की परिकल्पना की गई थी नैरोबी कन्वेंशन में। ठीक है, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, 1985 वियना कन्वेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वियना कन्वेंशन, वियना सम्मेलन में क्या हुआ था, जो भी ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर हमारी यूवी रेंज को, जो भी यूवी अल्ट्रावायलेट सूर्य की किरण होती है उसको सोखती है या फिर धरती पर पहुंचने से रोकती है। तो इसके संरक्षण के लिए जो कन्वेंशन हुआ था वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वहीं पे हुआ था। ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी यूरोपियन देश है, वहीं पे इसको किया गया था। तो इसको 1985 में हस्तांतरित किया गया था, हस्तांतरित किया गया था या फिर एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई थी, प्रभाव में 1988 में आया था। ठीक है, 156 देश शामिल है इसमें। ठीक है, भारत भी इसका पार्ट है, भारत भी इस कन्वेंशन का पार्ट है, तो इसको ध्यान रखना। वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था ओजोन परत की रक्षा करना एवं अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को एक ढांचे के रूप में कार्य करना। ठीक है, मतलब जो भी विश्व समुदाय है मिलजुल के ओजोन परत की रक्षा करेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन, ढांचे का मतलब यहाँ पे ढांचे के रूप में मतलब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करेगा और एक कलेक्टिव एफर्ट लगाएगा जिससे ओजोन परत का क्षरण न हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका वियना कन्वेंशन। उसके बाद अब देखिए एक चीज और मैं इसमें मेंशन कर दे, चलिए आगे वाले में कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद 1987 में जो है, 85 के बाद तुरंत 87 में मॉन्ट्रियल हुआ, क्योंकि यहाँ पे विश्व समुदाय छोटी सी एक चीज छूट गई थी, उसी को लेके फिर इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को किया गया था। छोटी चीज क्या छूट गई थी कि ओजोन परत का क्षरण तो रोका जा सकता है, मगर उस सबस्टांस जिससे ओजोन परत का जो भी पदार्थ है उसका ओजोन परत का जो भी क्षरण हो रहा है उसके लिए कुछ एक प्रोटोकॉल, सम्मेलन, गाइडलाइन वगैरह बनाई जाए। तो उसी के रिगार्डिंग मॉन्ट्रियल, एक कनाडा का शहर है, यहीं पे विश्व समुदाय के लोगों ने मिला था, तो इसको हस्ताक्षरित किया गया था, हस्ताक्षर किया गया था 1987 में एवं प्रभाव में आया था 1979 में। ठीक है, नहीं 89 में। ठीक है, सॉरी। उसका 197 देश है इसमें, पार्टी है 197 देश, जिसमें भारत भी इसका पार्ट है, जिसमें 196 जो यूनाइटेड नेशन के देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इस प्रोटोकॉल के तहत ओजोन लेयर परत के क्षरण के करने वाले, देखिए करने वाले पदार्थों के उत्पाद एवं उपयोग को खत्म करना या फिर कम करना था। ठीक है, यही वियना कन्वेंशन में जो पदार्थ जो जिससे क्षरण हो रही है ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, उसके बारे में इसमें डिस्कशन नहीं किया गया था, तो वही मॉन्ट्रियल का प्रोटोकॉल में इसका डिस्कशन कर दिया गया। बस यही चीज है। ठीक है, फिर वियना देखिए यहाँ पे दिया भी है, वियना कन्वेंशन में क्षरण पदार्थों का जिक्र नहीं है, जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्षरण पदार्थों का जिक्र है। तो इसमें एक क्वेश्चन बना सकता है कि वियना कन्वेंशन में कौन सा एक क्लाज नहीं था, तो उसमें इस चीजों को डाल सकते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक क्लाज था। ठीक है, मगर दोनों केसेस में क्या आप कह सकते हैं कि दोनों केसेस में क्या नाम है, ओजोन डिप्लेशन लेयर के क्षरण को रोकना है, तो ये दोनों कॉमन क्लाज थे। ठीक है, उसके बाद ओजोन लेयर के क्षरण के कारण क्या है, देखिए क्लोरीन और ब्रोमीन जो हैलोजन कहते हैं ना, हैलोजन पदार्थ है या फिर एलिमेंट है, उस जैसे मान लीजिए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हो गया, फिर से जो भी मतलब क्लोरीन से रिलेटेड जो भी कार्बन पदार्थ हैं जो मेनली रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह में यूज होते हैं, वो लोग ओजोन लेयर को काफी ज्यादा क्षरण करते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद 1987 में एक आवर कॉमन फ्यूचर एक रिपोर्ट जारी हुई, आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, इस रिपोर्ट को जारी करने वाला वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने किया था, जिसको ब्रंट या फिर ब्रंट लैंड रिपोर्ट भी कहा जाता था। तो इसको ये भी ध्यान रखिएगा, इसको आवर फ्यूचर भी रिपोर्ट भी कहा गया है। तो ये सब चीजें थी, इसको 1987 में किया गया था। ठीक है, जारी करने वाला यूनाइटेड नेशन की एक संस्था भी है, तो इसको ये भी जानेगा, एक संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। और इसमें पहली बार जो है जो सतत कह सकते हैं सतत विकास की भी चर्चा की गई थी संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड कमीशन एंड एनवायरमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। तो ये चीजें थी। तो इसके बाद जो एक लास्ट वाला जो हमारा आज का कन्वेंशन से रिलेटेड है, बसेल कन्वेंशन जो है ये खतरनाक जो भी मतलब हेजार्डियस वेस्ट है, हेजार्डियस वेस्ट एक रूल भी है भारत में 2016 में बना था, हेजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट रूल। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, 2016 में बना था। तो जो भी हेजार्डियस वेस्ट है, जैसे मान लीजिए कि बैटरी का जो वेस्ट है, सिरिंज है, उसके बाद कोई खतरनाक केमिकल
देश में हो रहा है रेडियो एक्टिव, ये सब चीजें हो गई, ठीक है। तो खतरनाक अपशिष्ट को सीमा से बाहर ले जाने एवं निस्तारण पर रोक लगाना। जैसे मान लीजिए कि जो भी डेवलप कंट्रियां है ना, उन लोगों के यहाँ बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, तो उस उनके वेस्ट को मतलब एक लिस्ट डेवलप देश में ना आए, इसके लिए कन्वेंशन किया गया था, जिसको साइन किया गया था 1979 में, और एग्जिट मतलब प्रभाव में आ गया था ये 1992 में, ठीक है। इस सम्मेलन में रेडियो एक्टिव अपशिष्ट के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है कि बसेल कन्वेंशन जो हुआ है उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में कुछ कहा गया है, तो वहां पे आप लोग ये बताएंगे कि कुछ भी नहीं कहा गया है। बसेल कहाँ पर है? बसेल एक जर्मनी का शहर है, तो आप लोग इस चीज को भी ध्यान रखना है। इसमें 187 देश शामिल है, भारत भी इसका हिस्सा है, ठीक है। तो कन्वेंशन से रिलेटेड ये समझिए कि 40% हमने कर लिया है। आगे का जो 60% है वो पार्ट 4 में आएगा, और पिछले जो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों के सामने दे दिया गया था, इसको देख लीजिएगा। इन्वायरमेंट से जो भी समस्या है, एक महीने के अंदर पूरा इन्वायरमेंट की समस्या को आपकी सॉल्व कर दी जाएगी, जिसमें पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को आपको बता दिया जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कोई भी नेशनल पार्क कैसे बनता है, किसी भी अभ्यारण्य को कैसे बनाया जाता है, इसका नोटिफिकेशन कैसे होता है, इनका क्या काम होता है, कोर जोन एरिया क्या होते हैं, बफर जोन एरिया क्या होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान क्या है, बायोस्फीयर जैव मंडल क्या है, ये सब किसमें क्या अंतर है, सब चीजों के बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।